हेलो एवरीवन। आज हम लोग पूरे मैट्रिसेस का समरी एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास। तो मैट्रिक्स होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहते हैं। जो एलिमेंट हमारे पास जो उसमें नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से। ओके, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको एक इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। ठीक है, जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो दिस वन विल बी कॉलम 1, दिस वन विल बी कॉलम 2, दिस वन विल बी कॉलम 3। और जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाले जो हुए ये हमारे पास क्या होते हैं, रोज होते हैं। तो रो 1, रो 2, रो 3। ऑर्डर होता है, फिर हमारे पास ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे, आरसी से ध्यान रखोगे कि रो पहले होता है फिर कॉलम लिखते हैं हम लोग। पढ़ते कैसे हैं, रो बाई कॉलम, मतलब कि जैसे एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं तो हम इसको पढ़ेंगे एम बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है, उसका ऑर्डर जो होगा वो एम बाई एन होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरीके से। बट पढ़ते हैं इंटू जैसा लिखते हैं, बट पढ़ते हैं एम बाई एन। डिनोट इस तरीके से भी कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को। अगर वो एम बाई एन ऑर्डर का है हमारे पास, तो आई जे एलिमेंट क्या बता रहा है, ये आई बताता है हमारे पास, आई थ्रो। और जो जे बताता है वो जेथ कॉलम बताता है। तो पहला वाला जो होता है वो रो बताता है और दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम बताता है। तो हमारे पास ये देखो, ये क्या है, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास रो है। तो रो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके एन तक। और कॉलम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके एन तक। ठीक है, जैसे ये एम बाई एन का एक मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, A11। अब A11 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको A11 लिखे हम लोग। A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसको A12 लिखते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और टोटल कितने हैं, ये m है, तो m इंटू एन एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो mn एलिमेंट्स होते हैं। आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। तो पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो अगर कॉलम एक ही है तो हमारे पास जो आर सी होता है, जो आर बाई सी करके हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो कॉलम तो एक ही हो गया। तो जो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो समथिंग इस तरीके का, इस फॉर्म का होगा, m बाई 1 मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा। तो इसमें ये किस फॉर्म का होगा, 1/n टाइप का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हो जाएं, यानी कि mn बराबर हो जाए। तो इसको 1/1, 2/2, 3/3 इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन पढ़ते इसी तरीके से हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3/3 करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको लिखा है कि रेड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसका मतलब अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी होगा। ठीक है, तो उसमें जो जैसे 3/3 का लिया तो A11, A22, A33 ये जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास डायगोनल को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के जो भी बचे, ये जो भी बचे हैं इनको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ध्यान रखेंगे हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, और एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, आई A11, A22, A33 अप टू ANN। ओके, ये हमारा डायगोनल कंस्टिट्यूट करेगा। आई जे को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। आई जहाँ पे जे के बराबर ना हो तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। और उसमें जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो होने चाहिए। देखो, ये भी जीरो हो सकता है, इस पे कोई कंडीशन वैसा नहीं है। ठीक है, कंडीशन है हमारे पास नॉन डायगोनल पे कि जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि जो डायगोनल, अभी हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। तो बी आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो के बराबर होने चाहिए हमारे पास, मतलब कि कोई कांस्टेंट के बराबर, जैसे ये हुआ हमारे पास, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अच्छा,
अगर सेकेंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको I3 से हम लोग लिखते हैं, I2 लिखते हैं। अब IN का मतलब ये होगा कि n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके, जिसमें n रोज एंड n कॉलम्स होंगे। अच्छा, अगर आइडेंटिटी है तो वो स्केलर भी है, क्योंकि स्केलर वाला का डेफिनेशन क्या था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तो बराबर हैं। अगर स्केलर है मतलब ये है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स भी है, डायगोनल एलिमेंट्स भी है, क्योंकि इसके जो ये हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी होगा उसको स्केलर भी कह सकते हैं, उसको डायगोनल भी कह सकते हैं, और फिर ये चारों के चारों ध्यान रखेंगे कि ये सब के सब क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी जो होगा वो स्केलर भी होगा, स्केलर जो होगा वो डायगोनल भी होगा, और डायगोनल जो होगा वो स्क्वायर भी होगा, ठीक है। बट स्क्वायर जो है वो डायगोनल हो जरूरी नहीं है, डायगोनल जो है वो स्केलर हो वो जरूरी नहीं है, और स्केलर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो वो जरूरी नहीं है। तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं आ सकते हैं, हमेशा नहीं आ सकते हैं, ओके। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये 1/1 का एक मैट्रिक्स है, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है, ये 1/1 का एक मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ये सारे के सारे क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ओ से, ठीक है। जब मान लेते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस जो है वो बराबर कब होंगे, हर चीज़ में हम लोग इक्वलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। दो नंबर्स बराबर कब होते हैं, जब उनका वैल्यू बराबर हो, ठीक है। तो वैसे ही दो सेट्स बराबर कब होते हैं, जब हमारे पास दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम के बिल्कुल सेम हो। अब दो मैट्रिसेस कब बराबर होंगे, तो पहली चीज़ कि उनका ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर दे के रखा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो 1 के बराबर, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो सबको बराबर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो पहली चीज़ कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंगली जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सबको क्या कर दो, सीधा सीधा ऐड कर दो, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये है हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी एक 2/2 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रो सेकंड कॉलम के, तो उसी बात को कहते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कि जिसको ऐड करना, मतलब कि इस यहाँ पे एलिमेंट्स का जो पोजीशन है यहाँ पे भी वही पोजीशन होना चाहिए, ओके। पीडीएफ जो हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, और उस पर ये लिखा हुआ नहीं होगा इस तरीके से, जो मतलब बाद में चलाया जा रहा है वो आपका साफ सुथरा होगा बिल्कुल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, अगर स्केलर से कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास m/n का, तो अगर किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं, ka निकालते हैं, तो जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना, जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स दे के रखा है a, तो 5a निकालेंगे तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई, तो 5 1, 5 × 1 1, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, ओके। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, -a, और वो कैसे आ जाएगा, जब हम लोग -1 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब स्केलर यहाँ पे जैसे 5 लिया है, 5 की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, -1 ले लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो ये जैसे ए मैट्रिक्स है तो -a क्या हो जाएगा हमारे पास, सब में माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 -5 -9 -8। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स का, जैसे अभी हमने एडिशन पढ़ा, तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस निगेटिव ऑफ b। अब निगेटिव ऑफ b हमने ऊपर निकाला सीखा है, जैसे a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, हमें a - b करना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस निगेटिव ऑफ b। तो अब इस निगेटिव को पहले अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को, तो 0 -5 -1 -6, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखोगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दोनों का पोजीशन चेंज करो, अगर वो सेम आता है तो वो कहेंगे कि जो भी हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एडिशन को लेते हैं कि 2 + 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा,
6 + 2 के बराबर होगा। तो हम लोग कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन फॉलो करता है लेकिन डिफरेंस फॉलो नहीं करता है, कि 2 - 6 जो होगा वो 6 - 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का पोजीशन चेंज करो पहले और बाद में, अगर जो आ रहा है और दोनों सेम है तो हम लोग कहेंगे कि वो चीज़ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी कि आप पहले इन दोनों को एसोसिएट कर दो या फिर इन दोनों को एसोसिएट कर दो, बात बराबर है हमारे पास। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, डेफिनेटली अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ये इसी ऑर्डर का होना चाहिए, एक ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। किसी मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स का निगेटिव अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक नल मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज दो सिंपल बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना है। k टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ध्यान रहे कि पहले वाले में जो नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ओके, मिलते कैसे हैं हमारे पास, वी टेक फॉर गेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स वी टेक रोज ऑफ ए एंड कॉलम्स ऑफ बी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, m/n का मैट्रिक्स है, ये एक n/p का मैट्रिक्स है। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो है, ये दोनों बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा, ये जो बच गया m और p, उस ऑर्डर का हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स मिलेगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1/2 का और बी एक मैट्रिक्स है 2/2 का, तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ए बी मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर का होगा, तो जो बचा हुआ रह गया उस ऑर्डर का, यानी कि 1 और 2 का, 1/2 का। तो आप काम करो कि पहले ही एक 1/2 का एक मैट्रिक्स आप बना लो, ठीक है, जिसमें कि एक रो हो और दो कॉलम्स हो। तो उसके एलिमेंट्स को आप कैसे लिखोगे, a11 a12 इस तरीके से लिखोगे आप। तो यहाँ पे ध्यान दो कि a11 का मतलब ये आपको याद दिलाने के लिए या फिर कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए है कि देखो a11 है ना, तो इसमें आप क्या करो कि फर्स्ट वाले का मतलब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। यहाँ पे देखो ए का फर्स्ट रो लो और बी का फर्स्ट कॉलम लो, a12 का मतलब ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। जैसे यहाँ से उठाते हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये a11 आ जाएगा हमारे पास। देखो पहला 1, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a का फर्स्ट रो b का फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कितना आ जाएगा 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 2 4, 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 4 और 2 × 2 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी ऑब्टेंड, मतलब ये चीज़ बताया गया है कि कब ऑब्टेंड होगा, व्हेन फर्स्ट रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। ओके, यहाँ पे जैसे इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखो ये भी एक 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है डेफिनेटली। तो हमारे पास जो फाइनल मिलने वाला होगा वो भी एक 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा। तो आप पहले ही क्या करो, एक 3/3 का मैट्रिक्स बना लो, ये 3/3 का मैट्रिक्स बना लिया। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इस तरीके से C11 मान लेते हैं, ये C12 ये C13, तो ये ना आपको डायरेक्शन दे देगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लेते हैं हम C12, तो ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो आप 1 देखो, 1 आप फर्स्ट रो में चले जाओ, यानी कि इसका फर्स्ट रो उठाना है, और 2 का मतलब ये है कि इसका सेकंड कॉलम उठा लो आप, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करोगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे C22 उठाया, तो सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो पे आ जाओ, ठीक है, और इसके सेकंड कॉलम पे आ जाओ, 222 इसके सेकंड कॉलम पे आ जाओ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा हमारे पास, उनको ऐड करना होता है। C23 कैसे मिलेगा, सेकंड रो उठाओ, ये वाला सेकंड रो उठाओ और थर्ड वाला कॉलम उठाओ आप, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, मतलब कि इस पर आपको भूलने की ज़रूरत, मतलब कि आप भूल ही नहीं सकते हो फिर, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं रहोगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान रहोगे
रखोगे कि यही तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में चल जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एक रूल के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं, उस रूल को हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो ये चीज़ के उसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कि इफ़ ए बी जो है डिफाइंड है तो बी ए जरूरी नहीं है कि डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर ए बी डिफाइंड है, जैसे ए मान लेते हैं कि एक 2/3 का एक मैट्रिक्स है, बी जो है वो 3/1 का मैट्रिक्स है, तो 3 और 3 यहाँ पे बराबर है हमारे पास, तो ए बी डिफाइंड है, और ए बी किसका आ जाएगा, 2/1 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। ओके, बी ए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि बी ए डिफाइंड है क्या, तो बी हमारे पास 3/1 का एक मैट्रिक्स है, और ए जो है वो 2/3 का है। तो क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, डेफिनेटली नहीं है, तो बी ए जो होगा हमारे पास वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों को डिफाइंड है, मतलब कि अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, मतलब मान लेते हैं कि ए भी हमारे पास 2/2 का है और बी भी जो है हमारे पास वो 2/2 का है, तो डेफिनेटली हमारे पास ए बी भी डिफाइंड होगा और बी ए भी डिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 2/2 के मैट्रिक्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, इफ ए बी बराबर बी ए देन ए एंड बी आर सेट टू, देखो हमेशा ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे, हमेशा ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे, मतलब नंबर्स में जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर 2 × 3 लिख दिया जाए तो ये 3 × 2 के बराबर होगा, यानी कि नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कभी बराबर हुआ तो हम लोग कहते हैं कि दोनों कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं और वो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट ईच अदर, या तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं वो वर्ड यूज़ करता है कि कम्यूट ईच अदर, इसका मतलब कि वो ए बी इज इक्वल टू बी ए को इनडायरेक्टली दे रहा है, या फिर कहे कि कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहा है। अच्छा, अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग अगर हम ये कहते हैं कि x इंटू वाई, दो नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो है हमारे पास, तो इसका मतलब कि या तो x जीरो होगा या फिर y जीरो होगा या फिर दोनों के दोनों जीरो हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो दोनों के दोनों जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। हाँ, दूसरे साइड से कह सकते हैं कि अगर इसमें से मतलब कि ए बी में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल हैं दोनों, मल्टीप्लाई किया जा सकता है मल्टीप्लाई वाले रूल से, तो पक्का ये नल मैट्रिक्स आएगा। अगर ए नल मैट्रिक्स है, बी नल मैट्रिक्स है, या फिर दोनों नल मैट्रिक्स है, तो पक्का नल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए नल मैट्रिक्स होगा या फिर बी नल मैट्रिक्स होगा। आप एग्जाम्पल देख लो, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या ए बी जो है वो तो नल मैट्रिक्स आ गया, लेकिन ना तो ए नल मैट्रिक्स था ना बी नल मैट्रिक्स था हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख दिया है कि इफ़ ए एंड बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, if A or B is a null matrix, and if AB is defined then AB will definitely be a null matrix, but vice versa is not true। वो जरूरी नहीं है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हमने पहला देख लिया था कि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, यानी कि ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी जो होगा हमारे पास मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि आप इसको एसोसिएट करो या फिर इसको पहले एसोसिएट करो और फिर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होगा। ध्यान रखोगे यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्री मल्टीप्लाई, इसको ये हम लोग कह देंगे प्री मल्टीप्लाई। और देखो सी से इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे जब ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए बी ए सी, ए पहले आएगा हमारे पास, और सी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो ए सी और बी सी ऐसा आएगा हमारे पास। ऐसा इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि इसको सी ए और प्लस सी बी कर दें, ठीक है, तो ये गलत है हमारे पास। ओके, अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली सेम ऑर्डर का है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आपको वही मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। फिर अगला है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे मिलता है, इंटरचेंज कर दो रोज एंड कॉलम्स को। डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज से, ठीक है। तो अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और एलिमेंट्स जे आई बन जाएंगे हमारे पास। जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स दे के रखा है, कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो एक 3/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो वापस से ए मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो फिर से रो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो वापस से यही मिल जाएगा हमें।
के का ट्रांसपोज, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज लेके उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही होगा। दो को सम करके, दो मैट्रिक्स को सम करके ट्रांसपोज लो या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके सम करो, अगेन ये बात बराबर होगा। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, तो वो जो होगा मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, मतलब उल्टा होता है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, अगर ये रिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहा है तो ए बी सी का जो ट्रांसपोज होगा, अगर तीन तीन मैट्रिक्स हैं इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सल लॉ। पहले सी ट्रांसपोज लो, फिर बी ट्रांसपोज लो और फिर क्या करो आप ए ट्रांसपोज लो। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है, जिसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा, जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। ओके, अच्छा, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्यों होते हैं वो आप मैंने जो बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनाया है उसमें आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 5 7 और 3 7 6, तो ए ट्रांसपोज लिया हमने तो ये आया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जो होता है इसके बराबर होता है, ये वाले एलिमेंट के बराबर होता है, यानी कि ये कौन सा पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, A21 पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, A13, ये कौन सा पोजीशन है, A31। तो Aij जो होता है वो Aj के बराबर होता है हमारे पास। ओके, यहाँ पे ये सारे के सारे बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे Aij जो होता है ये A12 है, ये A21 है, तो वो माइनस के बराबर होता है हमारे पास। A12 इज इक्वल टू माइनस का A21, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसका निगेटिव होगा, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा, एक दूसरे का निगेटिव होगा यहाँ पे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होंगे, हमारे पास जीरो होंगे। जैसे हमने यहाँ पे बी ट्रांसपोज लेके दिखा दिया है कि वो माइनस बी के बराबर आ रहा है, बी ट्रांसपोज माइनस बी, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमारे प्रूफ करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए ट्रांसपोज ए प्रूफ कर दो आप। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो ए ट्रांसपोज को माइनस ए प्रूफ कर दो। जैसे ये मान लेते हैं कि प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो आप इसका ट्रांसपोज लो। तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी जो है हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें वापस से ए मिल जाएगा। तो ये इसके बराबर आ गया हमारे पास, जो हाँ जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे पहुँच गए इसको, क्योंकि ऐसे लिखा जा सकता है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन। तो हमारे पास वही मिल गया, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। वैसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम पे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ए प्लस ए डैश अभी हमने प्रूफ किया कि सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, a/2 माइनस का a'/2 प्लस का a'/2 प्लस का a/2 और माइनस का a'/2। तो ये और ये चला गया, a/2 वापस से a ही के बराबर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम ही लिखा हुआ है, बट हुआ क्या कि एक सिमेट्रिक के फॉर्म में और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिया गया हमें। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं और सिर्फ उसी में यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखोगे आप लोग। तो टोटल 6 तरीके के ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 2 कॉलम्स को 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो आप। अच्छा, इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट कहा जाता है कि वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। वैसे ही 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी रो में हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही किसी कॉलम में भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। किसी रो में देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है कि किसी रो में हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो किसी रो में किसी और रो के एलिमेंट्स को उठा के और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कोई R1 में अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा पहले तो R1 यहाँ पे होना चाहिए और प्लस जो भी कर रहे हैं 2R2 कर रहे हैं इस तरीके से। वैसे ही कॉलम में भी हम लोग वो काम कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको देखना है तो पुराने के वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। द एडिशन ये दे के रखा है, ए और A1 है हमारे पास। जैसे R1 और R2 को हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास R1 ये रो 1 था, ये रो 2 था, हमने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा। तो अब ये A मैट्रिक्स है, ये A1 मैट्रिक्स है, तो A और A1 मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। डेफिनेटली इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इक्वल नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है हमें।
ठीक है। इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, तो डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इज नोटेड बाई ए इनवर्स। ओके, मतलब कि अगर कोई ऐसा एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स मिल गया हमें जो कि खुद के स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है या फिर पहला वाला मैट्रिक्स है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इफ़ ए इज़ इनवर्स ऑफ बी देन बी विल ऑल्सो बी इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास, मतलब कि किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा हमारे पास वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। इन्वर्स निकालना हम अभी एक और तरीके से सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स में। ओके, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते कैसे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, ठीक है। तो देखो आप, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ए को आइए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं इसका भी रीज़न बताया है हमने, ठीक है। ये किसके लिए लिखते हैं हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप भूले नहीं, उसके लिए आप रिया को याद रख सकते हैं। आप रिया को याद रखेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भूलेंगे, ठीक है। रिया मतलब कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई ए की तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कॉलम वाले में जस्ट इसका अपोजिट यानी ए आई की तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किस पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए पे और राइट हैंड साइड में आई पे। ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और फाइनली जब ऑपरेशन आप लगाते जाओगे तो आपके पास टारगेट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड में इस तरीके का बन जाएगा। तो बी ए इज इक्वल टू आई हो गया, तो इसका मतलब कि ये ए है तो ये पक्का इसका इन्वर्स होगा, तो हम लोग कहेंगे कि बी विल जो होगा वो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। स्टेप्स देखो क्या होता है, कैसे करना कैसे होता है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कहाँ से कब शुरू करना है। तो पहला देखो टारगेट रखा करो कि ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, इस तरीके से। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के, ये रो वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ये रो वाले में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहले 1 बनाओ। अब फर्स्ट रो में यहाँ पे अगर 1 बना दिया आपने तो बाकी जो बचे हैं उनकी जगह पे आप 0 बनाओ, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप 1 बनाओ, ठीक है। वहाँ पे 1 बना दिया, अगला टारगेट फोर्थ स्टेप में। फिर आप क्या करो, फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे 0 करो, सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पे 0 करो। आप ये फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ स्टेप को एक दूसरे के साथ मतलब इंटरचेंज कर सकते हो। आप चाहो तो फिफ्थ स्टेप यहाँ पे और सिक्स्थ स्टेप यहाँ पे कर सकते हो। फिर टारगेट क्या होता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 बनाओ, यहाँ पे 1 बना दिया। फिर उसके बाद 8th स्टेप यहाँ पे 0 बनाओ, 9th स्टेप यहाँ पे 0 बनाओ। अब 8th और 9th स्टेप आप इधर उधर कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप पहले 0 बनाना चाहते हो, यहाँ पे 0 बनाना चाहते हो, कहीं भी बना सकते हो, उसके लिए आज़ाद हो आप। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे, ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, ए पे लेफ्ट हैंड साइड में और आई पे राइट हैंड साइड में यूज करेंगे, और आई इज इक्वल टू ए बी उसी तरीके से निकालेंगे। इसमें देखो स्टेप्स अगेन वही होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहले लेके आओ। अब रो कर रहे हो, मतलब सॉरी कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो सेकंड स्टेप में जैसे रो में यहाँ पे पहुँचते थे, सेकंड स्टेप में आप इसको करोगे, यानी कि फर्स्ट रो में जितने सारे एलिमेंट्स और बचे हुए हैं उनको 0 बनाओगे। तो सेकंड स्टेप में ये करो, थर्ड स्टेप में ये करो। फोर्थ स्टेप कौन होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 बनाना। फिर क्या करना है हमें, फिर फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे 0 बनाओ, सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पे 0 बनाओ। सेवन्थ स्टेप में क्या करो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 बनाओ, ठीक है। और फिर 8th स्टेप में यहाँ पे 0, 9th स्टेप में यहाँ पे 0। इन दोनों को आप मतलब इधर उधर कर सकते हो, पहले 9th पहले फिर 8th, वैसे कर सकते हो। ओके, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे 0 आ जाएं, अगर एक से ज़्यादा रोज़ में या फिर एक से ज़्यादा कॉलम में अगर कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, थैंक यू।